चलिए स्टार्ट करिए। हेड डालिए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। अगर चलो ये दरवाजा हटा दो, लाइट आती है। पब्लिक फाइनेंस ध्यान से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में है। देखो पब्लिक फाइनेंस का सिंपल मतलब अगर पहले समझो, एक होता है प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस मतलब क्या हुआ, आपका मेरा पैसा। पब्लिक का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं विच इज कॉल्ड मनी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का जो पैसा होता है ना, उस सरकार के पैसे को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मनी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के पैसे को स्टडी किया जाता है। अब सरकार के पैसे में दो चीजें स्टडी करनी होती है। सरकार के पास कितना पैसा आया, कितना आया, और दूसरा जो स्टडी करते दैट इज कितना गया या खर्च हुआ। सिंपल है। तो सरकार के पास जितना आया उसको बोलते हैं रेवेन्यू रेसिप्ट, ठीक है, प्लस कैपिटल रेसिप्ट। रेसिप्ट, ठीक है, शॉर्ट को समझना। कैपिटल रेसिप्ट कितना खर्चा होती है। सरकार दो तरीके का खर्चा करती है। एक होगा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल का एक्सपेंडिचर। शॉर्ट को समझो तो कायदे में जो हमें पब्लिक फाइनेंस पढ़ना होता है, उस पब्लिक फाइनेंस में बस यही पढ़ना है, सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है। भाई फाइनेंस का ये मतलब होता है। अब दूसरी चीज, सरकार जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास, मनी विच इज केम इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियस उस पैसे को खर्च करने का एक तरीका होगा। हमारी तुम्हारी तो थोड़ी मन किया तो पिज्जा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमारा ये जो सरकार का पैसा है, कायदे में ये सरकार का पैसा नहीं है। सरकार ने कमाया किससे है, हमसे कमाया है। तो अगर हमसे कमाया है तो मेरा पैसा सरकार के पास जमा है। एक है मेरा पैसा बैंक में जमा है, वो मेरा पैसा है। एक है मेरा पैसा सरकार को मैंने दे दिया, वो रूल है, ठीक है। जो मैंने पैसा सरकार को दे दिया, उस पैसे को जिस तरीके से खर्च किया जाता है, द मेथड इज कॉल्ड बजट। क्लियर हो गया। सरकार इस साल कितना खर्चा करेगी, पिछले साल कितना खर्चा हुआ है, आने वाला प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें किसमें एस्टिमेट होती है, बजट में। तो सिंपल बात है, सरकार का जो भी खर्चा है वो खर्चा प्लस सरकार की इनकम, यही दोनों तुमको पढ़ना किसमें, पब्लिक फाइनेंस में। इकोनॉमी का आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द न्यू, सबसे इंपॉर्टेंट ही मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें ना दिक्कत क्या होती है। यहां तक समझ में आया बेसिक्स। तीसरी चीज है, सरकार के पास जो पैसा आता है उसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स। सही बात है। जो रेवेन्यू रेसिप्ट्स होती है, रेवेन्यू सरकार कमाती है, और जो कैपिटल होती है, कैपिटल का दूसरा तरीका होता है। तो सीधी बात, इसका मैं अभी तुमको स्कोप दे रहा हूं कि हमें कवर क्या करना होता है। सबसे पहले क्या कवर करना होता है, ये दोनों, फिर क्या कवर करना होता है, ये, और फिर क्या कवर करता है, टैक्स। टैक्स भी तुम लोगों ने सुना होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या स्टेट के, सेंटर के, जीएसटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जीएसटी अलग से पढ़ेंगे, बट ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, बस यही है आपका सिलेबस। बट इतना हल्का है नहीं जितना दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ गया सिलेबस। चलो स्टार्ट करो। पहला पॉइंट, व्हाट इज कैपिटल फाइनेंस। पहला टॉपिक, व्हाट इज कैपिटल फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस, सॉरी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है, सिंपल, इट इज द एक्टिविटी टू स्टडी द, इट इज द एक्टिविटी टू स्टडी द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। एक्टिविटी टू स्टडी द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। स्टडी ऑफ क्या करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को गवर्नमेंट की स्टडी करना है। डैश नंबर 1, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेशन। नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, पैसे का खर्चा। रेवेन्यू जनरेशन, दूसरा पैसे का खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स, सरकार के पास जो पैसा है उसको। तो दो चीजें हमें करनी होती हैं इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज,
सेकंड पॉइंट, इट एनालाइज, नेक्स्ट पॉइंट, इट एनालाइज डैश, इट एनालाइज, ये एनालाइज करता है दो चीजें, नंबर एक फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल FISCL फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, दूसरा टैक्स सिस्टम, फिस्कल पॉलिसीज, टैक्स सिस्टम, थर्ड पब्लिक डेट, पब्लिक डेट DEBT, पब्लिक डेट। इन तीनों चीजों को एनालाइज करना होता है। तीनों का मतलब समझ में आ गया। पहला क्या है, फिस्कल पॉलिसी, इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, अगर जिसको डैश करके लिखना चाहिए तो लिखिए गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू द फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू द फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये, पहली चीज। दूसरी चीज फिस्कल पॉलिसी का टैक्स सिस्टम है जिसको बोलते हैं कर व्यवस्था। थर्ड होता है पब्लिक डेट, का मतलब होता है लोक वित्त, लोक वित्त या लोक फाइनेंस करके कुछ बोलते हैं, ठीक, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्कोप, डालिए स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या कवर करना होता है, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में हम लोगों को क्या क्या कवर करना होता है, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या कवर करना होता है, ध्यान से पहले एरिया आपको पता करना होगा। लिखिए, पहला है रेवेन्यू जनरेशन, स्कोप में पहला है आपका रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन का पहला स्कोप होता है राजस्व का प्रमाणीकरण, रेवेन्यू जनरेट करना, फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू जनरेशन। सीधी बात है, सरकार के पास जो राजस्व आता है वो राजस्व में क्या क्या चीजें होती हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन में लिखिए फी, टैक्स, सेस, सरचार्ज एटसेट्रा, ये कुछ चीजें होती हैं जो रेवेन्यू जनरेशन में आती है। सरकार यहां से क्या करती है, पैसे को कमाती है, फी, टैक्स, सेस, सरचार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज जो कवर करनी होती है वो है एक्सपेंडिचर एलोकेशन, खर्चे का बंटवारा। एक्सपेंडिचर एलोकेशन कहां से होता है, एक्सपेंडिचर एलोकेशन, एक्सपेंडिचर एलोकेशन का मतलब होता है, इसमें आपको पढ़ने होते हैं, सिंपल एक लाइन में दे देता हूं मैं, सेक्टर्स। सेक्टर्स का मतलब होता है सरकार किन किन सेक्टर्स में कितना कितना पैसा खर्च करती है। सेक्टर्स के अंदर वापस बात है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एग्जांपल जो लिख लीजिए एक दो, समझ में आ जाएगा मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं, हेल्थ, एजुकेशन, आर्मी, मिलिट्री, जो भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट होता है इसमें जो होता है वो होता है डेट, डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कर प्रबंधन, सॉरी लोन क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋण प्रबंधन, ऋण का प्रबंधन करना। सीधी बात है, ध्यान से, ऋण प्रबंधन में दो चीजें होती हैं, इट इंक्लूड टू थिंग। पहली चीज लोन टेकन और दूसरा होता है लोन गिवन। समझ में आ गई बात, जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, ऑब्वियस बात है सरकार ने कहीं से तो लोन लिया होगा, एक वो, दूसरी चीज लोन सरकार ने किसी को दिया है, दोनों को मैनेज करना है। भाई सीधी बात है, लोन सरकार ने लिया है, कहां से लिया होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भाई। सीधी बात इसकी बात करते हैं तो पहला क्या हो गया, IMF, दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा WTO, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डाल लो, क्योंकि बहुत सारे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जहां से सरकार पैसा उठाती है, ADB हो गया, अभी ब्रिक्स बैंक हो गया, तो बहुत सारे, ठीक है। तो यहां सबसे पैसा उठा रही है और लोन गिवन, ऑब्वियस सरकार लोन देती है, किसको लोन देती है भाई, सीधी बात है, सबसे पहले तो राज्यों को, दूसरा दूसरे देशों को। सुना है भारत से जो गरीब देश होते हैं, फिलीपींस हो गया, जो भी हमारे साउथ ईस्ट स्टेट के जितने भी कंट्री है, सबको सरकार पैसा देती है। तो लोन देना और लोन लेना दोनों में, लोन टेकन है तो इसमें क्या मैनेज करना होगा, इंटरेस्ट।
कितना इंटरेस्ट किस हिसाब से है, लोन दिया है तो इसमें भी क्या मैनेज करना होगा इंटरेस्ट, हमें कितना कमाना है। अच्छा बताओ, छत्तीसगढ़ को सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे और महाराष्ट्र को दे तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। सीधी बात है, आप की सोसाइटी में एक व्यक्ति के पास पेंट हाउस है, एक व्यक्ति के पास 1 BHK है, दोनों लोग बैंक में गए लोन लेने के लिए, प्रोबेबिलिटी लोन किसको मिलने की ज्यादा होगी। दूसरी चीज, बैंक वाला इंटरेस्ट ज्यादा किसको लगाएगा, प्रैक्टिकली बात समझ रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि कैपेबल है, तो यही मैनेजमेंट कहलाता है। तो हर स्टेट को सरकार कभी भी इक्वल रेट पे लोन ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। आरओआई सुना होगा आप लोगों ने, ठीक होगी बात। तो ये एक सिस्टम भी आपको इसी में कवर करना होता है। नेक्स्ट होता है, वो होता है ग्रांट मैनेजमेंट, ग्रांट्स को मैनेज करना। ग्रांट्स का मैनेज होता है, इसका मतलब होता है दान। सरकार कई बार अपनी रेपुटेशन की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा देती है ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है फ्री, फ्री में भी पैसा दिया जाता है। सरकार सोचो, अमीर देशों से इंडिया लोन लेता है और अपने पड़ोसी गरीब देशों को एज ए ग्रांट देता है। ऐसा भी लगता है क्या बेवकूफी नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेवकूफी कर रहा है, लेकिन समस्या ये कि हम नहीं देंगे तो जो हमारा दूसरा पड़ोसी है अमीर, वो उनको दे देगा फ्री में। तो वो जो देश होंगे हमारे पड़ोसी, वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, उनकी तरफ, विच इज कॉल्ड चाइना। तगड़ा पैसा चाइना के पास, तो चाइना उन देशों को क्या देगा, फ्री में देगा पैसा। अगर हम लोन देंगे तो वो हमसे लोन लेने की कंपैरेटिवली उनसे क्या ले लेगा, ग्रांट ले लेगा। तो इसलिए कई बार इसको लेकर के गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत अमेरिका से 8% पे लोन लिया, IMF वर्ल्ड बैंक समथिंग, और अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, भूटान को पैसा दान में दिया। एक होता है ना 2% ही आप कमा लो, बट वो भी दान मतलब दे दिया, तो लॉजिक बात तो बेवकूफी हुई। और फिर उस पैसे पे हम क्या भर रहे हैं, टैक्स, इंटरेस्ट। बात समझ रहे हो, बट ऐसा किया जाता है। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज में कई जगहों पे ऐसा होता है। आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश अभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी बने हुए हैं, क्योंकि ब्रिटेन उनको अच्छा खासा फंडिंग देता है, पैसा देता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सभी जगहों पे राष्ट्रपति नाम की पोस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं होते। इन सभी जगहों क्या होते हैं, PM। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जो नेशन के हेड होते हैं। तो अगर वो नहीं है, इसका मतलब वहां पे कोई और होगा, तो वहां पे अभी भी साइन किसके होते हैं, क्वीन के। बात समझ रहे हो। तो भाई जब पैसे का हिसाब किताब, भूटान से मैंने रिलेशन अपने अच्छे नहीं किए, चाइना ने बेहतर कर लिए, हमारी कहानी भूटान से खत्म हो गई। बात समझ रहे। तो ये इसको भी क्या करना, मैनेज करना। नेक्स्ट होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण करना। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करना। अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने का क्या तरीका होता है, अरे अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज कब होगी, जब आपकी अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें कंट्रोल होंगी। पहला होता है कंट्रोलेशन किसका चाहिए, इन्फ्लेशन का, अर्थव्यवस्था, और दूसरा रिसेशन का, मंदी और महंगाई। ये दोनों चीजें कंट्रोल कर लो, इकोनॉमी तुम्हारी स्टेबल हो गई कि नहीं होगी, सिंपल बात है। तो देख लो, इन्फ्लेशन और रिसेशन। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्प, पब्लिक की मदद करना। पब्लिक हेल्प ये भी मैनेज करना होता है। पब्लिक हेल्प का मतलब लिख लो, डिफरेंट ग्रांट्स एंड पॉलिसीज, डिफरेंट ग्रांट्स एंड पॉलिसीज। सरकार के अलग अलग जो ग्रांट्स होती है और पॉलिसीज, इन सभी को क्या देना, लोगों को देना। कोई एग्जांपल जिसमें लिखना, सरकार जो नहीं देती है, जैसे किसानों को देती है सम्मान निधि, अरे 6,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया यार, समझ रहे हो, यही नाम है शायद, किसान सम्मान निधि योजना लिखो, किसान सम्मान निधि योजना, कृषक सम्मान निधि करके कुछ है। और दूसरी आपकी स्कीम होगी और DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था आपको, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मीडिएटर जो बैंक थे, याद है सबको, कुछ याद है पिछली बार। RRB कब बना था, निकल गई ट्रेन, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे था, नरसिंघम कमेटी। सिडबी कब बना था, पहला नेशनलाइजेशन ईयर, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ विच बैंक्स,
अगर एसबीआई को आपने बैंक्स में कंसीडर कर दिया तो 55 है डेटा। वरना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जब भी आपसे पूछे तो बैंक्स का मतलब क्या हुआ, 2 नेशनलाइजेशन माने जाते हैं ना। तो पहला और कब हुआ था, कितने बैंकों का कब हुआ था? वेरी गुड, 1969। और दूसरा 1980 में नहीं, कोई बात नहीं। कोऑपरेटिव बैंक की टाइप बताओ, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कोई बात नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैंक कोऑपरेटिव। कहानी आगे बढ़ रही है, याद है मैंने आपको सिखाया था, राउंड दौड़िए नहीं, आपकी लंबाई में वही चीज हो गया। ये हो गया, सबने लिख लिया। आप फिर दौड़ रहे हैं गलत दिशा में। ये है आपका टारगेट यूपीएससी, यहां से स्टार्ट करके यहां फिनिश करना है। आप यहां से स्टार्ट करके यहां फिनिश कर रहे हैं। राउंड मत दौड़ना सीखिए, स्ट्रेट दौड़ना सीखिए। राउंड का मतलब है अगर आप पिछला याद नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी दिशा गलत हो रही है। भाई यहाँ वाला टॉपिक आप घूम के कहाँ हो, वहीं पे जहां से आपने किया। टाइम आपको इसमें भी 1 साल लगना है, इसमें भी आपको 1 साल लगना है, लेकिन ये 1 साल वर्थ रहेगा, आउटपुट निकलेगा। समझ रहे हो बात को? मत करिए ऐसा। कोई बात नहीं, कुछ चीजें याद हो रही, कुछ चीजें याद नहीं हो रही, समझ सकता हूँ। नया साल वाला हफ्ता है, बहुत बिजी होंगे आप लोग, पार्टियां सार्टियां सब पूरा माहौल में होंगे, कहीं जाना होगा। क्रिसमस में सेंटा पेंटा के पास भी गए होंगे आप लोग, वो आया होगा आपके पास गिफ्ट विफ्ट देने। ठीक है, पढ़ाई करिए, कोई बात अच्छी है। आंसर राइटिंग करिए, जो आपको आंसर राइटिंग दी गई है 10 क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन दिए तो 10 क्वेश्चन तो काफी थे। अगर आप रोज के 2 लिखते तो मंडे टू फ्राइडे में 5 दिन में आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो गए होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेचर। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या होता है? सिंपल बात है, सरकार को पैसा कमाना है। सरकार किस तरीके से पैसा कमा सकती है आप बताओ। अगर आपको मैंने पैसा कमाने की अथॉरिटी दी तो पैसा आप किस किस तरीके से कमा सकते हो? आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट दे दिया चलाने के लिए, आपको डिस्ट्रिक्ट चलाना है, तो डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड है कि इस तरीके से सर मैं चला सकता हूं, कमा सकता हूं। मतलब टैक्सेशन से मैं कमा सकता हूं। चलो कोई एक लोकल टैक्स बताओ जो इनकम सीधे सिटी जो मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है उसके गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही है। क्या? जितना भी जीडीए की जाती है, बिल्कुल सही बात है। जीडीए का जैसे सर कूड़ा में हम पैसा देते हैं 50 रुपया, कूड़े की फीस आप देते हैं, आपके घर में आता है रिसिप्ट काटने के लिए, तो वो पैसा सीधे किस में जाता है? लोकल अकाउंट में आता है। बिल्कुल सही बात है, एक ये हुआ। और बताओ, एटलीस्ट 3-4 बताओ। नगर निगम। अच्छा, जीडीए और नगर निगम अलग अलग है? जीडीए नगर निगम अलग है कि नहीं? ले जो कूड़े वाली गाड़ी आती है आपके घरों में, आया गाड़ी वाला कूड़ा उठाने, कौन सा गाड़ी वाला है? जीडीए वाला है कि नगर निगम की गाड़ी है? एक ही है, नगर अलग है, नगर निगम की गाड़ी है। वैसे तो जीडीए क्या है फिर? अरे भाई साहब, जीडीए है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। नगर निगम का काम होता है लोकल गवर्नमेंट। खेल तो यही है, जो जीडीए हर डिस्ट्रिक्ट में, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पर एक डीए होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए, जीडीए, एमडीए, मेरठ, समझ लो। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम होता है उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, वहां पे रोड बनाना, ये वाली चीजें होती हैं। दूसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में सीधी बात है, पंचायत होती है गांव में, और शहरों में होती है नगर निगम वाला सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है क्या, गवर्नमेंट कमा रही है तो नगर निगम भी पैसा लेती होगी, पैसा जाता नगर निगम के पास। और एग्जांपल दो मुझे। हाउस टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है। और वाटर सरचार्ज, वेरी गुड, और सही जा रहे हो। और होते हैं ये जो सबसे ज्यादा कहां से कमाती है नगर निगम, वो कमाता है बेसिकली ये जो आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड देखे हैं, जो एड नहीं लगे होते हैं बड़े बड़े, 25-25 हजार हमें रोज फोन आते हैं जीडी वाली तरफ से, कि सर एड लगवा लो अपना। ये लोग उनको बंदे बिठा रखे एड लगाने के लिए। पेट्रोल पंप पे एड आपने देखा है बड़ा सा, उसके फोन आते हैं, वो 50,000 रुपए लेता है महीने का। वो हमने कहा ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो करो, लेकिन कहता सर बोर्ड आपको लाना पड़ेगा। हम कहा है सही है, मतलब मेन खर्चा तो बोर्ड का, उतना बड़ा बोर्ड आप समझ रहे हो, उतना बनने का 25,000 का तो बोर्ड बनेगा। मैंने कहा 50,000 में तेरे को दे रहा हूँ तो ऐड लगवा दे मेरा। कह रहा ना 50,000 वो जगह आपकी हो जाएगी 1 महीने के लिए, बोर्ड आपका, वो लोहे के फ्रेम पे उतना बड़ा बोर्ड, समझ रहे हो क्या? तो ठीक बात है,
तो सीधी बात है आप एक उससे कमाएंगे, तो इन तरीकों से आप कमा सकते हैं। ऑब्वियस बात है सरकार के पास भी बहुत सारे तरीके होंगे कमाने के, तो उन तरीकों को ही समझते हैं नेचर में। नेचर में आइए, सबसे पहला नेचर में जो पहला पॉइंट होता है लिखिए, दैट इज की फैक्टर्स, मतलब इसके कवर करते हैं नेचर में। पब्लिक फाइनेंस को समझने के लिए सबसे पहला होता है पब्लिक का इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक फाइनेंस में। सरकार ने आपसे पैसा वसूला और सरकार ने आपसे पैसा लिया, दो बातें हुई। आपसे पैसा वसूले तो बुरा लगेगा आपको, पैसा लें, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? आपसे सरकार पैसा वसूल रही है, वसूली का मतलब क्या हुआ? सीधी बात है, मैं पैसा दे रहा हूं और उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वो पैसा वसूला जा रहा। बट पैसा मैंने जो दिया उसका मुझे 1 साल के अंदर आउटपुट दिख गया, इसका मतलब पैसा मेरे से कलेक्ट किया गया। डिफरेंस समझ रहे हो? तो ये बहुत, तो हमें नेचर, सीधी बात है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो पब्लिक फाइनेंस में इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं यार देना चाहिए। अब आपको टैक्स आप दे रहे हैं, तो उस टैक्स का आउटपुट आपको कुछ दिख रहा है? सरकार ने देखा, सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.8 1.9 लाख करोड़ तक का टैक्स कलेक्शन जा रहा है। 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ सरकार कमा रही है जीएसटी से। तो ये जीएसटी आपको यार इतना 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ समझ में आया? पहले 1 करोड़, फिर 8 जीरो, फिर 5 जीरो, और इतना पैसा सरकार कमा रही है सालाना। तो इस सालाना जो पैसा कमा रही है इसका क्या कर रही है? जवाब बनता है। तो जब आप सरकार से पूछेंगे तो सरकार आपके सामने डेटा दे देगी कि साहब हमने ना इसमें पैसे में रोड बनवाई, हमने रेलवे बनवाई। हमने कहा हमें तो नहीं दिख रही, कहां बनवाई आपने? तो फिर ये आ गया 22%। तो यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट गड़बड़ा गया। लेकिन आपको अगर सरकार बोले कि हमने रोड्स बनवाई है, हमने रेलवे में डेवलपमेंट किया है, तो क्या सरकार झूठ बोल रही, सच बोल रही? आपको दिख रहा है? अरे यार भाई, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अपना प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं मैं। तुम अपने घर से लेकर के गांव से और शहर तक की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो पहले आपको टाइम लगता था, जो फैसिलिटी थी, और अभी जो फैसिलिटी है, दोनों में डिफरेंस आ गया? आ गया? अब हाँ पूछ रहा हूं मैं यार, आया कि नहीं आया? तुम लोग सोच रहे हो कि पंडित जी आए कथा सुना रहे हैं? पूछ रहा हूं मैं, आया कि नहीं आया? तो जब दिखा इसका, वो पैसा सरकार अपनी जेब से खर्च करेगी। तो जब सरकार का आउटपुट मुझे दिखा, देन ऑब्वियस बात है मैं दूंगा। हर साल जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। सीधी बात है, कोशिश बहुत की जा रही है सरकार को मतलब ना दिया जाए, बट सरकार ने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया, झंझटी का, तो आप बचा ही नहीं पाओगे जीएसटी। बात समझ रहे चीजों को लेकर के? तो ये तो अच्छी बात है। अब अच्छा, दूसरी चीज, अगर मुझे टैक्स देने में दिक्कत तब हो रही है जब मुझे दिख नहीं रहा है। जब मुझे दिख रहा तो लगता है यार बात तो सही है भाई, अगर पैसा दिया जा रहा है और 33%, 10% जो भी पैसा है, उस पैसे का मुझे आउटपुट दिख रहा है, तो बेनिफिट है, क्या दिक्कत है? अभी कल सरकार ने देखा, वो बढ़ा दिया रेट, ठीक, फेयर के, ट्रेन के फेयर 60 पैसा बढ़ाया है पर किलोमीटर का। 60 पैसे का मतलब 1 किलोमीटर में 60 पैसा आपका रेट बढ़ा, यानी आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? आप 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस करते, तो 100 किलोमीटर इंटू 60 पैसा, यानी कितना हुआ लगभग? रुका मैं आराम से, जोड़ लीजिए, घटा, कैलकुलेटर ले लीजिए। 100 किलोमीटर 60 पैसे के हिसाब से कितना रुपया बढ़ गया? 60 रुपए बढ़ा। तो 1000 रुपए में कितना बढ़ा? 600 बढ़ गया। ये मोटा मोटी सीधी बात है। तो इस कल परसों बढ़ा, आपने कहीं न्यूज सुनी इस तरीके की खबर? पहले सरकार 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा भी इंक्रीज करती थी, पूरा माहौल बन जाता था, क्योंकि अपोजिशन के पास मैटर बड़ा अच्छा होता था। लेकिन अपोजिशन को प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे से पता है कि पिछले सोचिए 8-9 साल से किराया नहीं बढ़ा है। ठीक है, किराया किसका बढ़ा है? जो लगेज फेयर नहीं होते, मालगाड़ी होती है, उसका किराया बढ़ा है, जो पैसेंजर उसका नहीं बढ़ा। फिर भी सरकार की जो रेलवे प्रॉफिट में चल रही है। तो अगर सरकार ने 8 साल बाद थोड़ा सा जो इंक्रीज किया, हाइक इंक्रीज किया, तो कहीं का सुनाई दिया आपको? नहीं दिया। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि सीधी बात है, प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ से कहीं चले जाओ अपने घर, मैं अपने भाई, मैं तो गोरखपुर जाता हूँ अपने घर का हिसाब, तो मैंने देखा चीजों के लिए। वंदे भारत देखी आपने? बैठने मैंने बताया, एक से एक ट्रेन आपने देखी, बुलेट ट्रेन ला रही है सरकार, किसके लिए ला रही है? अपने लिए। अब समस्या लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की? बहुत सारे लोग नहीं बोलते जरूरत क्या बुलेट ट्रेन की, तो नमूनों का कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए सरकार हाथ खींच के बिठा रही बुलेट ट्रेन में, चल खींच के बैठ, नहीं मारूंगा नहीं ना भाई। सीधी बात है, बुलेट ट्रेन कौन बैठेगा? अब बुलेट ट्रेन का किराया होगा 2000 रुपया, वो 2000 रुपए वही बंदा दे सकता है जो डेली के 20,000 कमा रहा होगा। बुलेट ट्रेन उनके लिए थोड़ी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं यार इसको, सही बात है। तो सीधी बात है, जीएसटी कलेक्शन सरकार का उनसे भी तो ज्यादा हो रहा है।
सरकार, अब यहाँ पर सरकार केवल अमीरों के लिए काम कर रही है ऐसा तो नहीं है, सरकार ने गरीब रथ चला रखी। सरकार ने अभी ये कौन सी चलाई है, वंदे कौन सी जो फ्री वाली चलती है, जो ट्रेन फ्री मतलब जो थर्ड एसी से भी नीचे की इकोनॉमी एसी वाली चलाई है, वंदे है ना कोई, जो थर्ड एसी इकोनॉमी के नीचे वाली इकोनॉमी एसी चला रखी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो उसी भगवा कलर की है, पूरी एसी की ट्रेन है, वैसे कोई ट्रेन है, ठीक है। तो ये सरकार ने उनके लिए भी तो चला रखी। अब आप बोलो कि नहीं साहब हमें एसी फर्स्ट में ही जाना है और किराया कम करो, तो बेवकूफी नहीं हो गई है, ये तो सरकार दोनों के लिए सोच रही है ना। तो पब्लिक का इंटरेस्ट दोनों के लिए जगेगा। गरीब के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा साहब हमने ये किया, अमीर के लिए क्या किया साहब हमने ये किया। दोनों के लिए सेम चीज कभी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी भी, तुम्हारे घर में 2 भाई बहन है, तो दोनों के लिए, तुम्हारे घर में मम्मी है जो भी सीनियर है, वो दोनों के लिए सेम करती है। तुम बताओ अपना, तुम्हारे घर में 2 छोटे भाई बहन है, तुमको अगर उनको एफर्ट देना होगा, दोनों को सेम एफर्ट दोगे? हाँ नहीं, क्या चेक करोगे, कैपेबिलिटी चेक करोगे कि नहीं करोगे? भाई एक बंदा जल्दी सीख रहा है, उसको आप कम ध्यान दोगे क्योंकि वो सीख जा रहा है, दूसरा धीरे थोड़ा सीख रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। बस सरकार का भी फोकस यही तो है। बात समझ में आ गई? ये दोनों चीजें जब ध्यान दी जाती हैं तो पब्लिक का क्या जग जाता है, इंटरेस्ट जग जाता है। नहीं यार बात तो सही है भाई, ठीक होगी बात, पहली चीज। दूसरी चीज नेक्स्ट लिखो, दूसरा जो नेचर होता है इसका, वो नेचर होता है कंपल्सरी का, अनिवार्यता, कंपल्सन का क्लॉज हो जाता है इसमें, कंपल्सरी का क्लॉज हो जाता है। कंपल्सरी का मतलब होता है कि आपको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, इसका जो होता है हमेशा, वो होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब सरकार अगर आपसे पैसा वसूल ले रही है तो उस पैसे को लंबा सोच रही है, कहां तक देना है, कितनी दूर तक का सोचना है, सीधी बात है। नेक्स्ट, सेल्फ डिपेंडेंसी। सेल्फ डिपेंडेंसी, भाई सरकार अगर पैसा ले रही है तो ऑब्वियस बात है जितना हो सके अपनी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंड हो जाए। तुमको कोई भी सामान खरीदना है, चाइना की कहानी क्या है, चाइना को कुछ भी खरीदना होता है वो अपने ब्रांड का खरीदता है, क्योंकि चाइना के पास सब कुछ है, उसका खुद का गूगल है, बात समझिए, खुद का उसका जीपीएस है। तो वो जब खुद का ही सब कुछ है तो डिपेंड है ही नहीं, जब डिपेंड है ही नहीं तो टेंशन फ्री। जब आप किसी पे डिपेंड होंगे तो ऑब्वियस उसकी कंडीशन पे चलना पड़ेगा आपको। अभी हम जीपीएस फॉलो करते हैं, जीपीएस किसकी कंपनी है, यूएसए की। तो इसका मतलब हमारे यहाँ का सारा डेटा जीपीएस का वो किसके पास जा रहा है, यूएस के पास। तो अगर आप कुछ भी ग्रोथ, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, अगर आप कुछ भी ग्रोथ, इंडियन मिसाइल, इंडियन कोई भी जो डिफेंस सिस्टम याद करते हैं, डिफेंस सिस्टम का सारा, भाई मिसाइल यहां से गई, उसको जहां पे गिरना है ये पूरी गाइड हो रही होगी रास्ते में, तो ये जो गाइड किया जा रहा है जीपीएस के थ्रू किया जा रहा, इसका सारा डेटा यूएस के पास पहुंच रहा है। तो आप तो अपना सारा डिफेंस बता रहे हो ना यूएस को, क्या छिपा रहे हो? इससे बेहतर है आप अपना एक नेविगेशन ले आओ। तो जब हम अपना नेविगेशन ले आएंगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगी। यूएस इसी के नाते प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया का मालिक बना बैठा है, क्योंकि 90% देश जीपीएस यूज करते हैं, बात समझ रहे हो? जीपीएस पता है ना मोटा मोटी तो आपको। अब जीपीएस अगर आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब 90% डेटा का जो देश है उनका जितना भी डेटा है वो यूएस के पास है, तो यूएस के पास सब कुछ है। अब कौन से देश नहीं है, रशिया, उसका अपना ग्लोनास है, चाइना का वानियन करके है, तो सबका अपना अपना जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है। तो इसी चक्कर में भारत अपना नेविगेशन बना रहा है भाई। तो अगर अपना नेवी बना रहा है चीजों को लेकर, उसमें 7 सैटेलाइट है, 5 भेज चुके, 2 और भेजने हैं। तो जिस भी दिन 7 सैटेलाइट हो जाएंगे इंडिया जो होगा जीपीएस पे खत्म डिपेंडेंसी। तो जितने जल्दी डिपेंडेंसी खत्म उतना बेहतर होगा। उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा सरकार को? अभी रिसेंटली कल परसों में क्या लॉन्च किया है, कल परसों को लॉन्चिंग हुई इसरो की तरफ से, मिसाइल लॉन्च हुई इसरो, हाँ शाबाश, इसरो मिसाइल करता है लॉन्च, मिसाइल टेस्ट किया होगा मिसाइल, वो बताओ जो काम की खबर है। मिसाइल तो सैटेलाइट है, क्या नाम है? अच्छा सोच के देखो, यूएसए का सैटेलाइट है, घर जाके पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, यूएसए का सैटेलाइट है, इंडिया लॉन्च कर रहा, कुछ समझ रही चीजों को लेकर, और दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट है। अब सोच के देखो क्या चक्कर क्या है भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारे यहाँ जो एफिशिएंसी है लॉन्चिंग की बहुत तगड़ी होती जा रही है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ की लॉन्चिंग सस्ती पड़ रही होगी, तभी तो यूएसए भेज रहा है भाई। यूएसए दुनिया की सबसे टॉप की एजेंसी नासा, वो अपना सैटेलाइट, दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च करवा रहा है। आप समझ रहे हो वैल्यू आपकी बड़ी, यही है इंडिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी। कुछ है समझ में? सीधी बात है, सस्ते। हमने मंगलयान भेजा 600 करोड़ में, मंगलयान पता है 600 करोड़ में भेजा था, और सेम कहानी मूवी थी ग्रेविटी, ग्रेविटी देखिए आप लोग,
वो 650 पौने 700 करोड़ की मूवी थी। अब सोचो 700 करोड़ में एक मूवी बनी और उससे कम में हमने मंगलयान पे भेज दिया। दुनिया दंग रह गई हमारी बात देख करके। लगा सरकार को कर क्या रही है, ये पढ़ाई तो नहीं हो रही है, दौड़ दौड़ के क्यों पढ़ाई कर रही है। उसके टीचर ने बोले दौड़ के पढ़ो, इसमें दिख भी नहीं रही है, इसमें कैमरे में पानी पी रही है क्या। चलिए देखो भूख लग गई, ठीक है। तो लिखिए सेल्फ डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आइए, नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जितना हो सके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा पैसा देने में। आपने पैसा दिया, पता चला सरकार ने आधे से ज्यादा पैसा घपलेबाजी में कर लिया, कांग्रेस गवर्नमेंट, ये तो दिक्कत थी भाई। आप मोदी जी की गवर्नमेंट में एक बात बताओ, कोई मुझे इतना बड़ा स्कैम बताओ जो जिसका आपने नाम सुना है मोदी गवर्नमेंट में। दो बातें हैं भाई साहब, यहाँ पहली बात यह है या तो स्कैम हो नहीं रहा है, दूसरी बात है स्कैम हो रहा भाई साहब हवा नहीं लग रही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट प्रैक्टिकल बात है। कांग्रेस जितना बुरा हाल है, कांग्रेस गवर्नमेंट, आप लोगों ने, मैं क्या पूछता हूँ आप लोगों से, हमेशा आपने कभी बेईमानी की है किसी काम को करवाने के लिए की होगी? इतना सर ना हिला, कुछ कभी आपने किसी को रिश्वत दी है? रिश्वत कभी नहीं दी आपने? दी आप लोगों ने? ठीक, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दी है, इसका मतलब आपने कोई काम करवाया नहीं है। सरकारी वाले में कभी काम करवाया नहीं, इसलिए रिश्वत दी नहीं। सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा सा माहौल बनेगा आपका, थोड़ा सा ला यार दे यार। अच्छा, वहां पे जाकर के आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मजबूरी में जेब में हाथ डाल देता है। ऐसा नहीं है कि हमें शौक थोड़े पैसा देने का फ्री, लेकिन वहां पे जाकर के लाइन में लगो, मंदिर में दर्शन दिया ना, वीआईपी दर्शन करें कभी नहीं, 500 रुपए देके वीआईपी दर्शन। अच्छा, ये क्या सही था गलत था? किसके पास किसके पास टाइम कम? हमारे पास टाइम कम है भगवान से मिलने के लिए। ऐसी बात है सर, अगर किसी की ट्रेन मिल रहा है काशी में, बताओ बेचारा वो फंसा हुआ है, ट्रेन है उसकी शाम की, तो सोचेगा चल यार दर्शन करके गजब जस्टिफिकेशन भाई साहब, मतलब लॉजिकल समझ रहे कि साहब थोड़ी सी ट्रेन हमारी लेट है, भोलेनाथ अगर रुकना हम आ रहे हैं यार, जरा एक काम करो 500 पकड़ो जरा भोलेनाथ से मिलवा दो। कसम से यार क्या सिस्टम बता रहे हैं भाई साहब। चलो ट्रेन लेट हो गई तो, बट मेरे को अजीब लगता है वीआईपी दर्शन, अजीब सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वीआईपी वाली जो लाइन होती है ना, उस लाइन में जो नॉन वीआईपी वाले तो बहुत गाली देते हैं। आप मंदिर में जितना पुण्य कमाने को उससे ज्यादा पाप बटोर लाए भाई। वीआईपी लाइन में जो भाई जिनके पास 500 नहीं है वो बेचारे लाइन में खड़े, आपके पास 500 के नोट है, वीआईपी दर्शन किए, बट अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर ही रहे, सीधी बात है। बट प्रैक्टिकल देखा जाएगा तो चीजें तो गलत हैं। अगर आप भगवान के दर में गए हैं तो लाइन में लग करके लगिए, हिसाब से, उसके लिए तो सब बराबर है। तो आप अपने आप को, तो आपके पास पैसा आया कहां से? उसी के, अब समझो तो दिया किसने? उसने, और उसी को तुम दिखा रहे हो पैसा। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता? पैसे वाले भगवान को पैसा दिखाते हैं। पैसा आया कहां से आपके पास है? जिसने दिया है। जैसे ना दान पेटी में जब डालते हैं, तो कभी आपने दान पेटी पैसा डाला ही होगा, पर्स से निकाल के डाला है, बड़ी नोट डाली है, देखो सोच नहीं है ये हाल, सोच के यही दिक्कत इंडिया में, दिक्कत वैसी। पर्स में हाला, हाथ डाला, खोला, पर्स में नहीं क्वाइन वाला होता छोटा पैकेट, उसको खोला, उसमें से निकाल करके दान में डालते हो। मांग के क्या 1000 रुपया डाला, कितने? 1 रुपया। डिमांड होने चीजों को लेकर के। खैर मैं स्पिरिचुअल में नहीं आऊंगा, समस्याएं हो जाएंगी। पॉलिटिकल, तो ये 5-6 पॉइंट पे सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है या जो भी पॉलिसीज होती है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फंक्शंस। फंक्शंस नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फंक्शन। सरकार के मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के फंक्शन क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ये फंक्शंस, कार्य, क्या क्या इसमें काम होते होंगे। तो पहला लिखिए भाई, सरकार अगर बजट, अभी 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 आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो टॉपिक कि सरकार जो पैसा कमा रही है उस पैसे को कैसे खर्च कर रही है, ये तो दोनों पढ़ना है। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों का बंटवारा। रिसोर्सेस एलोकेशन, संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाता है भाई? सीधी बात है, सरकार के पास जब पैसे आएंगे तो सरकार कुछ चीजों को ध्यान में रखेगी। किन किन चीजों को ध्यान में रख सकती है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहला, सफिशियंसी चेक करेगी,
पर्याप्तता, दूसरा एफिशिएंसी चेक करेगी, मानकता, तीसरी चीज पब्लिक वेलफेयर चेक करेगी जब भी पैसे का बंटवारा करना होगा, और फोकस ऑन मार्केट, मार्केट पर भी ध्यान देगी। ध्यान से समझना सारा पॉइंट, इन चारों पॉइंट को ध्यान देकर के ही पैसे का बंटवारा किया जाता है। भाई आपके पापा आपको पैसा दे रहे, ग्रेजुएशन में एक बड़ा भाई है, छोटा बेटा जो है वो 10th में, दोनों के पैसे का बंटवारा हिसाब से होता है। ग्रेजुएशन वाले को 1000 दिया जाएगा, छोटे वाले को 100, जो बहुत छोटा उसको 10 की नोट दी जाएगी खुश होने के लिए। फर्क समझ में आ रहा है? रिसोर्स का एलोकेशन आपने कुछ ध्यान में रख के किया। भाई आपके घर में 3 भाई हैं, एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक हाई स्कूल है, और एक अभी मान लीजिए 3rd 4th में। तो जब पापा मंथली एक नहीं होता पॉकेट मनी देते, तो उस पॉकेट मनी में ग्रेजुएशन वाले को 1000 देंगे, 10th वाले को 100 200 500 देंगे, और जो सबसे छोटा होगा 3rd 4th में उसको भी क्या जरूरत है, उसको 10 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे। रिसोर्स एलोकेशन समझ में आया? कुछ ध्यान में रखा गया है? क्या ध्यान दिया गया? नीड, बिल्कुल सही। और क्या ध्यान रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी को पैसा दे रही, उड़ीसा को पैसा दे रही, गुजरात को पैसा दे रही है। 3 अलग अलग स्टेट है। टॉप का स्टेट कौन सा है इसमें? गुजरात, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉपर है। बीच में कौन आया? यूपी। सबसे पिछड़ा कौन है? उड़ीसा। तो तीनों के रिसोर्स एलोकेशन का हिसाब कुछ सोच के किया जाएगा, वही ये 4 फैक्टर काम करते हैं। मेंस के हिसाब से समझना कि रिसोर्स फैक्टर में बहुत बार लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन के मैटर को डाला जाए, तो पॉपुलेशन का जो मैटर होता है वो बाद में, इसको गुजरात फॉर्मूले में 4th पॉइंट लिख देना, नीड। ये है आपका 1997 में इसको ऐड किया गया रिसोर्स एलोकेशन में। दूसरा होता है वही सेम, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, आर्थिक स्थिरीकरण। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को भी ध्यान में दिया, वही मेन, यही तो मेन वर्क होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइज करने के लिए क्यों किया जाएगा, तो इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को मैनेज करना। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन समझते हो? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन अभी देखो हुआ था, जैसे मंदी, महंगाई, उसको बचाने के लिए आपको पैसे का बंटवारा उस हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टॉपिक से भटकना नहीं। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ, टॉपिक क्या चल रहा है आपका? पब्लिक फाइनेंस, यानी सरकार ने जितना कमाया, जितना खर्चा किया, उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके फंक्शंस पढ़ ले, क्योंकि देखो बाकी जो आएगा वो तो सीधे जाएगा, टैक्स पैक नहीं खट 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 जाएगा। ये क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए। सरकार किस पे फोकस कर रही है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को, इसको मैनेज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जिसको भी कंसेप्ट ब्रैकेट में लिख लो, दोनों, महंगाई मंदी, इसको मैनेज करना। दूसरा, काउंटर साइक्लिंग मीजर। काउंटर साइक्लिंग मीजर, काउंटर साइक्लिंग मीजर यानी होता है जो मनी रोटेट होता है उसको काउंटर करना। डैश करके लिख लो, मैं एक दो पॉइंट दे देता हूं उसमें। पहला लिखो, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, खर्चे को बढ़ा दो। स्लैश रिड्यूस द डेट, लोन को कम कर दो। खर्चा बढ़ा दो या लोन को कम कर दो। नेक्स्ट फंक्शन होता है, वो होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, पैसे का पुनर्वितरण। वही सेम चीज, सीधी बात। इसमें पहला फोकस क्या होगा? इक्वालिटी का। पहला फोकस सरकार किस पे लेती है? इक्वालिटी पे फोकस लेती है, समानता पे सरकार। इनकम, ध्यान से, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिस दिन परसों बैंक चल रहा था आपका, तो उसमें एक चीज है, सरकार ने जो पैसा कमाया वो सारा पैसा सरकार खुद नहीं रखती है, उसमें से कुछ पैसे को वापस दे देती है। तो वापस देते समय कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। भाई आपके पापा को, आपके घर में जो भी अर्निंग मेंबर है, उसको 1 महीने की 1 तारीख को सैलरी मिली, उस सैलरी का सारा पैसा खर्च कर देते हैं?
सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वही कहलाता है एक बार इनकम जिसको मिली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर उस इनकम को मल्टीपल लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में? तो जो सरकार के पास पैसा आया टैक्स फला फला, उस सभी पैसे को सरकार ने फिर अलग अलग लिया। क्यों? पहला ध्यान क्या रखेगी, सबको लगभग समान मिले, इक्वालिटी पॉसिबल हो नहीं पाती। मैंने बताया यूपी, गुजरात और उड़ीसा 3 एग्जांपल अलग अलग है, बट कोशिश की जाती है पहला फोकस किस पे हो, इक्वालिटी पे। दूसरा फैक्टर काम करता है सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी का मतलब समझ गए, सामाजिक सुरक्षा। डैश करके लिख लीजिए वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप, जो सोसाइटी के वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप। ब्रैकेट में लिखो फूड, एजुकेशन, हाउसिंग। फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, वल्नरेबल ग्रुप। और चौथा इसका सबसे मेजर फंक्शन होता है, वो होता है पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन मेन टारगेट होता है, रिडक्शन द पॉवर्टी। पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि की जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के आगे लिखो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन करना, दोनों चीजों में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट मतलब समझ में आया, गवर्नमेंट का पैसा, और इन्वेस्टमेंट करना उस पैसे को, और उसी पैसे को किस में यूज करना, इनोवेशन, यानी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो R&D, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा डालना, साइंस में पैसा डालना, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक और बचा भाई इसमें, लास्ट फैक्टर है, आप ऐसे तो नहीं लिखते हो ना आप लोग, हाँ, आप अपने हिसाब से लिखना, वो है सोशल वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है। सरकार जो पैसे का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। सोशल वेलफेयर में पहला लिखो, सोशल वेलफेयर में पहला काम प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवाओं को देना। सही बात है, पैसा देती है आपको, एसेंशियल सर्विस देती है। दूसरा काम, कहीं पे डाउट हो तो मुझसे, एसेंशियल सर्विस समझ गए, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ फला फला, ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आता है, ठीक है। 8 एसेंशियल सर्विस होती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय देना। सोशल जस्टिस समझ में आया, मेल फीमेल, SC ST OBC, दलित, फिजिकल हैंडीकैप, ये सब क्या बराबर, इन सभी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, सरकार ऐसा करती है, इन सभी को प्रमोट करती है। कैसे करती है प्रमोट, रिजर्वेशन, अरे सीधी बात, सब प्लान दे करके डिफरेंट डिफरेंट प्लान से स्कीम चलाती है भाई। ओबीसी के लिए अलग है, SC ST को, SC एक एक प्लान बताओ मुझे। SC के लिए स्पेशलाइज्ड प्लान, SC का गवर्नमेंट का कोई एक प्लान, कोई प्लान बताओ स्पेशलाइज्ड जनरल के लिए, है कोई प्लान? सोच भी रहे कुछ लोग, जनरल के लिए कोई प्लान नहीं होता सरकार का, क्योंकि जनरल मेजोरिटी है। मैंने क्या बोला, जो चीजें वल्नरेबल ग्रुप में होते हैं उनको प्रमोट करना है ना, जो सोसाइटी में फ्रंट रो में बैठे हैं उनको, क्या जो बैक रो में उनको फ्रंट में लाना है ना। तो जनरल तो फ्रंट में बैठे हैं, दुखी सबसे ज्यादा है, बट बैठे फ्रंट में है ना, तो लेकर के किसको आना पड़ेगा, बैक से। बैक से कौन आ रहे, कोई प्लान नहीं SC का पता आपको, चलो ST का प्लान बताओ, दिव्यांग का प्लान बताओ, एक तो बता दो। विकलांग का भी कोई प्लान नहीं पता गवर्नमेंट का। कसम से नहीं पता, अच्छा। विधवाओं को बताइए, विडो के लिए कोई प्लान, टेंशन ना बोलना, वही एकदम विधवा पेंशन योजना, उसके अलावा बताओ कोई भी ढंग का प्लान। इन लोगों के अलग अलग गवर्नमेंट प्लान चलाती है ना, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं, डजंट मैटर, बट प्लान तो चलाती होगी, तो वही प्लान आपको इसमें आते हैं, विकलांग के लिए, दिव्यांग वगैरह जो होते हैं उन सबके लिए प्लान करना। इन सभी चीजों को जब आप चीजों को प्रोवाइड करेंगे तो वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी सोशल जस्टिस कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टू डील विद सोशल प्रॉब्लम, इसी में टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं को
डील करना। सोशल प्रॉब्लम बताइए, सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो सरकार देती है अपने खर्चे से। एग्जांपल दो, सामाजिक समस्या बताना, अपने घर की नहीं, बोलो। अरे समाज की एक समस्या बता दो भाई साहब, हमारा समाज राम राज्य है, कोई समस्या नहीं सर हमारे समाज में, बहुत बढ़िया मोदी जी चला रहे। भैया लैंग्वेज की वजह से मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट में सर ये राइट्स पड़ती रहती है, स्पेशलाइज्ड हो गया वो, पूरी जनता के लिए। मैंने बोला इसीलिए वर्ड यूज किया, क्योंकि स्पेशलाइज जाओगे तो बहुत समस्याएं हैं समाज के, तो सबके साथ कॉमन समस्या है। आप फिर भटकना नहीं, आपकी गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होनी चाहिए। क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के मेन फंक्शंस क्या है? उस पब्लिक फाइनेंस मतलब जो पैसा आ रहा है उसको खर्चा कैसे कैसे करना है, तो उसी में से एक हो गया सोशल प्रॉब्लम को डील करना। तो अब समझ में आया? तो इसी को सोशल, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सोशल प्रॉब्लम है क्राइम, उस क्राइम को डील करने के लिए सरकार अपना कुछ खर्चा करती होगी। ये देखो 112 फला 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 नहीं होते, 112 100 1080 क्या क्या है, ये हो गया एक। अब बताओ सोशल प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, करप्शन कुछ हद तक मैं मान सकता हूं, करप्शन लिख लीजिए कोई बात नहीं, पहला लिखिए सोशल प्रॉब्लम में। मेडिकल एजेंसी में होता है बेसिकली, उसको डालने की बहुत ध्यान से लिखिए। पहली सोशल प्रॉब्लम इंडिया की सबसे बढ़िया वो है होमलेसनेस, लिखिए होमलेसनेस। होमलेसनेस समझते हो? जिनके घर नहीं होते हैं। आपने देखा जो सर्दी में नहीं हो बिठा, क्या बोलते हैं, रैन बसेरा, समझते हो? रैन बसेरा, कंबल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। उसका खर्चा कहां से आएगा? सोचना है सरकार अपने देगी, आप तो देंगे नहीं कंबल, तो सरकार ब्लैंकेट करना रखना, आग जलाना नहीं होता। देखो डीएम साहब सस्पेंड हो गए, गलत लैंग्वेज यूज किया था खाली। तो कहाँ महोबा, कहाँ के डीएम साहब थे, रात को रेड मारने गए, रेड मारने में कंबल उसके पास नहीं होगा, ब्लैंकेट नहीं होगा, इतने लोग होते, तो उसने खाली कंप्लेंट कर दी डीएम साहब। तो डीएम साहब आजकल तो बड़ी खतरनाक है मोबाइल भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज बना दी, उसमें कैमरा जो लगा दिया है। तो डीएम उसने बोला कि सर जो आपने कंबल दिया है उससे सर्दी नहीं जा रही, थोड़ी सी पुराने हैं समथिंग एक्सवाइजेड। तो डीएम साहब तो क्या, तू कौन होता मेरे को समझाने वाला? सरकार के उसमें कंबल पे वो नहीं डाउट कर रहा है, ये वो कर, चुपचाप सो जा, ये स्टेटमेंट था, चुपचाप सो जा। योगी जी का राज भाई साहब, नप गए डीएम साहब, सीधा अटैच किया गया लखनऊ में, जहां पे ट्रेनिंग होती है वहां पे अटैच कर दिया, चलो भैया हो गया, वो खत्म डीएम। वही गाने, डीएम तभी तक डीएम है जब वो डीएम है, उसके बाद तो वो क्या है, क्लर्क है। ऑफिशियल काम दे दिया गया, डिपार्टमेंट में डेस्क मिल गया, ऐसे मिलेगा, चेयर मिलेगी, करो हो गया, तुम आईएएस हो, बट अपने घर में बैठो। तो इसीलिए आदमी डीएम छोड़ना नहीं चाहता है, डिमोशन, समझ बात हो, समझ एक तरीके से। खैर, तो इस सेंस में तो ये जो रैन बसेरा हुआ, आग जलाना, लकड़ी लाना, ब्लैंकेट देना, शेल्टर करना, इन सब का पैसा तो आता होगा कहीं से, तो वो पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खास करके। दूसरी प्रॉब्लम लिखो ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन सेकंड प्रॉब्लम। ड्रग एडिक्शन आप देखें, वेलफेयर होम चलते हैं सारे, नशा क्या मुक्ति केंद्र क्या क्या होते हैं सरकारी, वो सरकारी कौन से, तो इन्हीं के होते हैं। मैं सुना सरकारी पागल खाना, तो जो सरकारी पागल खाना है उस सरकारी पागल खाने का खर्चा सरकारी तो देती होगी, ठीक है। थर्ड लिख लीजिए जो मैंने बताया क्राइम, क्राइम को डील करने के लिए बहुत सारे काम करती है सरकार। ये सारी प्रॉब्लम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो इंडिया में लगभग सबको है, उस प्रॉब्लम को सोशल बताओ, उसको डील करने के लिए भी एक्सपेंडिचर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वही चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में ही सोशल वेलफेयर में इसी में आगे बढ़ते चलना। मल्टी फेज्ड रोल, मल्टी फेज्ड रोल, बहु चेहरा करके रोल होता है, मल्टी फेज्ड रोल। इसके अलावा नंबर एक, मल्टी फेज्ड रोल का मतलब होता है, वैसे ये सिंगल ही लिख लो ज्यादा अच्छा है, मल्टी फेज रोल में लिख लो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, एक लाइन में लिखो, छुट्टी करो, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आओ ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट आओ ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव टारगेट एम क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नंबर एक कॉमन, देखो याद रखना, लगभग आपको मैं सेम ही बता देता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ही बार आया मेंस में, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। ऑब्जेक्टिव सिमिलर होंगे अप्रोक्सीमेट फंक्शन से, भाई सीधी बात है। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज सस्टेनेबिलिटी। ये पांचों पॉइंट सुने हुए आपको लग रहे हैं? तो ऐसे तो नहीं नई चीज आपने पढ़ ली, समझ गए बात को। तो ऑब्जेक्टिव्स, जन के ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं है कभी भी,
या वो आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस पे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है? निजी प्राइवेट फाइनेंस, निजी वित्त क्या होता है? अभी आपने पब्लिक फाइनेंस पढ़ लिया, तो प्राइवेट फाइनेंस छोटा सा सिलेबस में नहीं है, क्योंकि पब्लिक पढ़ा है तो प्राइवेट भी पढ़ना है, इसलिए प्राइवेट फाइनेंस में लिखिए नंबर 1। प्राइवेट फाइनेंस के अंदर इंडिविजुअल फोकस, इंडिविजुअल फोकस, व्यक्तिगत फोकस रहता है हमेशा। दूसरा, प्रॉफिट बेस्ड, सही बात है, इंडिविजुअल फाइनेंस होता होगा। थर्ड, प्रॉफिट बेस्ड। थर्ड होता है रिस्क चांसेस। फोर्थ होता है, सरकार फ्लेक्सिबल नहीं होती, ध्यान रखना हमेशा, फ्लेक्सिबल, प्राइवेट होता है फ्लेक्सिबल। और लास्ट होता है कंपटीशन, सरकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट का कंपटीशन होता है। सारे फाइनेंस समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट? पांचों फाइनेंस क्लियर हुए? तो स्पीड में तो नहीं ज्यादा समझाने नीड नहीं है। ये होते हैं, यानी हमारा पैसा इस सेक्टर में काम करता है, गवर्नमेंट का पैसा उस सेक्टर में काम करता है जो आपने लिखा है। ठीक बात होगी? पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। ऑब्जेक्टिव सेम कहानी, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं बताइए मुझे। एम क्या होगा प्राइवेट फाइनेंस का? सबसे पहला एम होता है पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएशन। ऑब्वियस है, सबसे पहला एम होगा कि नहीं होगा? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसा कमाओ भैया, तो पहला हुआ वेल्थ क्रिएशन। दूसरा, एक चीज बताइए बहुत ध्यान से, अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी पब्लिक फाइनेंस से आती है या प्राइवेट फाइनेंस से? आराम से समझना मेरा क्वेश्चन। फाइनेंशियल क्या क्या बोला था मैंने? फाइनेंस सिक्योरिटी, हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या बताओ? सरकार पैसा देगी, आप उसके भरोसे अपने आप को फाइनेंस से सिक्योर करोगे, आप अपने पैसे से? कुछ को समझो। और बोलूं मैं, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है और सरकार के पास तुम्हारा कुछ पैसा जमा, कुछ का मतलब वही होता है जो अपनी गवर्नमेंट एड दे दी आपको, अरे वही यार किसान सम्मान निधि 6000 रुपए, तो ऑब्वियस बात है किसके भरोसे हो? तो हमेशा तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन देता है आपको? भाई आपके अकाउंट में 1 करोड़, आप घूम रहे, सरकार के पास 10 लाख करोड़, समय क्या करना है? बस अब तो पड़ोसी के पास क्या करना है, समय क्या करना है, हमारे पास कितना है वो इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का काम। थर्ड चीज, एक चीज बताइए, आपकी जो सिक्योर, आपका जो पैसा है वो आपको ज्यादा अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिखाएगा या सरकार का? भाई मेरा 1 लाख रुपए को कैसे डील करना है मैं सीख पाऊंगा, तो सरकार थोड़ी सिखाएगी मुझे? तो रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर यहां काम करता है। नेक्स्ट, आपके ग्रोथ होने के चांसेस आपके अपने पैसे से हैं। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन, कहां से मिले भैया? जब खुद के अकाउंट में बार बार जाके ओटीपी डालते हैं 4 वर्ड 6, उसका दिखता है योर अकाउंट बैलेंस इज, तो वो सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ, और जब माइनस में दिखाता है मॉल बनता है, माइनस में बहुत सारे लोग होते हैं माइनस में कहते था, या फिर बहुत ज्यादा डिजिट में 2 लाख 3 लाख। भाई सीधी बात सोचिए, आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, आपने देखे, आपको लगा 10,000 है, चलो ठीक है। किसी के अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। भाई 10 लाख वाला 1 करोड़ वाला अलग अलग होंगे, बात समझ रहे हो? तो सीधी बात है, सेटिस्फेक्शन, सरकार के पास कितना पैसा है उससे मेरे को क्या करना है, मेरे पास कितना पैसा है वो मेरे को सेटिस्फाई करता है। ठीक बात हो गई? ठीक, ये हुआ आपका सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, डन। यहां तक क्लियर होगी चीजें? तो पब्लिक और प्राइवेट का हिसाब किताब यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग का समाप्त हो जाता है।